सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सीलन। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें आज के इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हाउ चैन और डीमन एम्परर फेंगशू के बीच में वो डिसाइसिव बैटल शुरू हो चुका था और ये दोनों इतना इंटेंस बैटल कर रहे थे कि ये लोग रियलिटी से काफी दूर जाके ये बैटल कर रहे थे, जहां इनके क्लैश का इम्पैक्ट इतना मैसिव था कि इससे आसपास के जो प्लैनेट्स थे वो तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि दो गॉड्स के बीच चल रही इस बैटल को देखकर जो होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर लोग थे वो लोग काफी ज्यादा शॉक तो हो चुके थे। लेकिन तभी सैर यहाँ पर सभी को एक्सप्लेन करने लगती है कि आखिर इनके बीच ये बैटल किस लेवल पे हो रही है। तभी यहाँ पे जो डीमन एम्परर फेंगशू है वो यहाँ पर पूरे के पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे इसके वजूद से मिटाने के लिए अपने 9 हेवन एंड 10 अर्थ के डेडली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर डीमंस की जो ताकत है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सैर बीच में आते साथ ही अपने प्योरीफाइंग लोटस का यूज करते हुए इनके ऊपर से ये जो सप्रेशन फोर्स आ रहा था इसे हटा देती है, जिसके चलते अभी ह्यूमंस की ताकत भी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। और अब सभी की निगाहें इस वक्त हाउचन के ऊपर सेट थी और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारा कैप्टन हर हाल में जीतेगा, लेकिन उससे पहले हमें भी बैटल अरीना में अपने हिस्से के काम को अंजाम देना होगा। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हाउचन भी अपनी पावर को अनलीश करता है और तभी वो यहाँ पर डीमन एम्परर फेंगशू से कहने लगता है कि तुम जो करना चाहते हो मैं उसमें तुम्हें कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ कभी भी तुम एक और कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। जो मासूम जान यहाँ पे दांव पे लगी हुई है मैं कभी भी उन्हें तुम्हारे हक पे चढ़ने नहीं दूंगा। ये घर, ये जगह और यहाँ के लोग ये सभी मेरे अपने हैं। यहाँ की हर एक चीज मुझसे बिलोंग करती है और मैं मेरे लोगों को ऐसे ही सेक्रीफाइस उन्हें कैसे दे सकता हूँ। तुम उनके फ्यूचर के साथ खेलो और मैं चुपचाप देखता रहूं, ऐसा कभी नहीं होगा। और आज मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे के पूरे रेस को मिटा कर ही इस बात को साबित कर दूंगा और इंश्योर करूंगा कि तुम्हारे बाद कोई भी डीमन रेस का बंदा यहाँ ना बचे और ना ही कोई दोबारा से डीमन एम्परर हमारे सामने आकर हमें ललकारे। बीते 6000 सालों से जिस डर के साये में ह्यूमैनिटी जीती आई है, आज उस डर के साये को मैं जड़ से मिटा के रख दूंगा। ये कहते हुए हाउचन अपने अल्टीमेट फॉर्म को अनलीश करता है, यानी कि वो अपने सारे के सारे थ्रोन्स के पावर्स को आपस में फ्यूज करना शुरू कर देता है। जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में जैसे उठाता है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हाउचन के डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को दिखाया जाता है। इसी के साथ यहाँ हाउचन अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर को जैसे एक्टिवेट करता है तो चारों तरफ हाउचन की जो डिवाइन पावर है वो फैलना शुरू कर देती है। इसी के साथ हाउचन अपनी स्वॉर्ड को आगे की ओर बढ़ाता है और यहाँ नरेटर वॉइस हमें बताती है कि जब एक गॉड आवाज देता है ना, जब वो पुकारता है तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को आंसर करना पड़ता है। यही है एक असली गॉड की पावर। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जमीन और आसमान हर एक लिविंग क्रिएचर से यहाँ पर एक गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि धीरे धीरे करके काफी तादाद में एक जगह गैदर होने लगती है और फिर सारी की सारी ये जो एनर्जी है ये हाउचन का रुख मोड़ लेती है एक ट्रू गॉड की तरफ, यानी कि हाउचन की तरफ। इसी के साथ हमें हाउचन को दिखाया जाता है और तभी उसके बचपन का हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वो नाइट बनने से पहले उसके साथ वहाँ मौजूद बाकी बच्चे जितने भी बच्चे थे वो सभी लोग एक साथ एक शपथ लेते हैं कि हम कसम खाते हैं कि हम पूरी श्रद्धा, आस्था और निष्ठा के साथ हमारे इस होली कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर चाहे दांव में हमारी जान ही क्यों ना लगी हो, हम कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। पूरी लॉयल्टी के साथ हम इंसाफ करेंगे और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अगर खुद को भी सैक्रिफाइस करना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाउचन इन सारी चीजों को देखकर कहने लगता है कि 6000 साल पहले जब डीमंस इस वर्ल्ड के ऊपर डिसेंडेंट हुए, या फिर मैं ये कहूँ कि जब से उनका अस्तित्व ही आया है तब से लेकर आज तक जो बच्चे होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर या फिर इस दुनिया के किसी भी इलाके में ही क्यों ना हो, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जैसे ही वो अपने होशो हवास को संभालता है ना तो सबसे पहले उसे डिफेंसिव स्किल्स सिखाई जाती है। बच्चे पहले की तरह हाथों में पेंट ब्रश या फिर टॉयज लेके नहीं घूमते, बल्कि उनके हाथों में लकड़ी की तलवारें होती है या फिर तीर धनुष। उन्हें बचपन से ही शील्ड और स्वॉर्ड के साथ लड़ना सिखाया जाता है ताकि वो आगे चलकर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाए। कहना गलत नहीं होगा कि बीते 6000 सालों से हमसे हमारा बचपन छीन लिया गया है। लोग दुनिया में आते तो है लेकिन बस सर्वाइव करने, जीने के लिए नहीं, क्योंकि जिंदगी
जिंदगी जीने की चीज है, ना कि सरवाइव करने की। और जो सरवाइव करते हैं वो भी हमेशा डर और सदमे में ही जीते आ रहे हैं कि न जाने कब किस दिन किस रात उनके ऊपर हमला हो जाए और वो भी बाकियों की तरह रिग्रेट के साथ मारे जाए। अभी यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बाप अपने बच्चे को पकड़ के डीमन से छिप के बैठा हुआ था, और डीमन जिन्होंने कि इनके पूरे गाँव को उजाड़ के रख दिया है, वो अब इसी घर की ओर आकर उस बाप बेटे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ हाउचन बताने लगता है कि पहले की तरह कुछ भी नहीं रहा। पहले खाना टेबल पे सजाया जाता था, लेकिन अब पैक करके सीधा फ्रंट लाइन की तरफ भेजा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हर पिता हर माँ अपने बच्चे को मैदान जंग की तरफ भेजती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कैसे 6000 साल पहले से ये सिलसिला चलता आ रहा है। जब एक बच्चा बिल्कुल अपनी जवानी को हिट करता है तो तब उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि अपने मदर एंड फादर को सेव करने के लिए उसे उनकी जगह पर अब मैदान जंग में जाना होगा। जरा उस माँ बाप के दर्द का सोचो जब वो अपने बच्चे को पाल पोस के जवानी तक बड़ा करते हैं, लेकिन फिर मैदान जंग में भेज दिया जाता है और जहाँ पे उन्हें पता होता है कि शायद ही वो अपने बेटे को दोबारा देख पाए, लेकिन डीप डाउन वो भी अच्छे से जानते हैं कि उनका अंजाम वहाँ जाके क्या होगा। उन हार्टलेस और रूथलेस डीमंस को क्या पता, उन्हें क्या पता कि फैमिली क्या चीज होती है। जब एक इंसान मैदान जंग में मारा जाता है तो उसके साथ कई सारे रिश्ते भी मारे जाते हैं। एक इंसान मरता है लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इसी के साथ अब हमें वो सारे मैदान जंग के सीन दिखाए जाते हैं और जिन्हें याद करते हुए हाउचन कहने लगता है कि वो सारे इनोसेंट लाइफ जो कि बेवजह बस मैदान जंग में मारे गए, जिन्होंने हिम्मत के साथ और डार्कनेस के अगेंस्ट फाइट किया ताकि एक बेहतर फ्यूचर आने वाली जनरेशन को मिलता रहे, उस उम्मीद के भरोसे उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और ये सिर्फ कोई आज की बात नहीं बल्कि बीते 6000 सालों से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। तो भला जिस फ्यूचर को पाने के लिए काउंटलेस लाइफ ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, तो उस फ्यूचर को हर कीमत पे बचाना अब इस जनरेशन के लीडर यानी कि मेरी जिम्मेदारी है। बीते 6000 सालों में मैदान जंग पूरी तरीके से बस हमारे खून से सींचता हुआ आया है। ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर हमारे खून का कतरा ना गिरा, फिर भी हमने कभी हार नहीं मानी। इसी के साथ हमें ग्रैंडपा यांग का वो एपिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था मून डीमन गॉड अगर इसके अगेंस्ट, और यहाँ एंड में उनकी बॉडी पूरी तरीके से पत्थर की बन जाती है और वही वो अपनी अंतिम सांस लेते हैं। इसी के साथ हमें वो सीन दिखाया जाता है यहाँ पे मैदान जंग पर आने से पहले हाउचन और सैर ग्रैंडपा यांग को एक बार रिस्पेक्ट देने के लिए गए थे और यहाँ उसने कसम खाई थी कि मैं इस कुर्बानी को जाया होने नहीं दूंगा। हम सभी लोग मिलकर हर उस खून के बदले का हिसाब लेंगे जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपने खून को बहाया। ये आपके हाउचन का वादा है। जिसके बाद हाउचन सभी को याद करते हुए कहने लगता है कि हर वो खून का कतरा, हर वो इंसान, हर वो ग्रेव, हर उस डेस्परेट स्ट्रगल, हर एक वो दर्द भरी चीख हम सभी उसे अपनी ताकत में बदल देंगे ताकि आज इस डीमन और उसके डीमन एम्परर सबका सफाया कर दें। तभी यहाँ पे एंड में हाउचन सैर को याद करता है और हाउचन उसे याद करते हुए कहने लगता है कि आज मैं इसी ताकत का यूज करके अपने होमलैंड को बचाऊंगा। और बीते 6000 सालों से जिस उम्मीद के सहारे लोग अपने आप को सैक्रिफाइस करते आ रहे हैं, आज उस सैक्रिफाइस को मैं ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड बना के तुम्हारे अगेंस्ट यूज करूंगा। यह कहते हुए हाउचन अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता है और यहाँ हमें उसका डिवाइन लुक भी दिखाया जाता है। जिसे देखते साथ यहाँ पे डीमन एम्परर फेंगशू एज ऑलवेज कोई रिएक्शन नहीं देता, उल्टा वो तो यहाँ पे इंतजार कर रहा था कि कब इसका लेक्चर खत्म होगा। तभी वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठा लेता है, जिसके बाद उसके पीछे वही जायंट सा ब्लैक कलर का मीटियोर जैसा सन अपीयर होता है। और तभी यहाँ पर हमें काफी सारे पोर्टल्स भी दिखाए जाते हैं जो कि ब्लड पोर्टल्स थे और इन्हीं के अंदर एक एक करके आसपास के ये जो पिलर्स थे ये इसके अंदर समाने लगते हैं। इसी के साथ ये वोर्टेक्स भी डिसअपीयर हो जाता है और डीमन एम्परर फेंगशू अपनी स्वॉर्ड को सीधा चला के मारता है और जिसका इम्पैक्ट ये था कि ये जो जायंट सा मीटियोर जो कि दिखने में किसी ब्लैक कलर के बहुत बड़े सन जैसा लग रहा था, वो तेजी से अब हाउचन का रुख मोड़ लेता है। और जैसे ही हाउचन के करीब ये बढ़ता है, इस दौरान हाउचन जो कि ऑलरेडी डिफेंसिव पोजीशन में था, वो यहाँ पर अपनी तलवार को हवा में उठा लेता है और उसके शार्प पॉइंट को डीमन एम्परर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहने लगता है कि डीमन एम्परर तुम गलत हो, तुम शुरू से ही गलत हो। इसी के साथ यहाँ हम देखते कि आसपास की एनर्जी से यहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट कलर का बहुत ही जायंट सा एक सन बनने लगता है जिसकी ऑरा दूर दूर से लोग फील कर पाते हैं और धीरे धीरे करके हाउचन इसका जो साइज था इसे और ज्यादा एक्सपेंड कराता जाता और कहने लगता है कि तुम्हें नफरत ने चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन नफरत की चपेट में आकर पूरी दुनिया को ही मिटा देना ये कहीं का इंसाफ नहीं। इस दौरान हम सीमा सियाना और बाकी सबको देखते हैं और सैर को भी देखते हैं जो कि इस जायंट से सन को देख रहे थे। इस दौरान काफी सारे नाइट्स जो कि नीचे से उस बड़े से जायंट सन को भी ये लोग देख पाते हैं और तभी हाउचन अपनी तलवार को चलाते हुए कहने लगता है कि तुम नफरत के चक्कर में इस पूरी दुनिया को मिटाकर कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर सकते जिसे कि तुम हासिल करना चाहते हो। जो देखकर डीमन एम्परर भी सीरियस हो जाता है और वो मन में कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ। और तभी वो तेजी से हाउचन की तरफ बढ़ता है। अब हाउचन भी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि सिर्फ लोगों का प्यार, इटर्नल प्रोटेक्शन, इन सब के जरिए से ही हमें वो ताकत मिलती है कि जिसके जरिए से हमारे हाथों में जो
जो तलवार है इसे हम टाइटली होल्ड करके हमारे मंजिल के रास्ते में आने वाले हर एक चीज को हम निपटा सकते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउ चेन का वो जो जायंट सा सन था और यहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन एम्परर फेंग शू का ये जो ब्लैक मीटियोर जैसा सन था, ये दोनों तेजी से आपस में एक दूसरे से कोलाइड करने वाले थे। इस दौरान की दोनों भी एक दूसरे की तरफ तलवार को तानते हुए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही दोनों के जो स्वॉर्ड है वो आपस में कोलाइड करते हैं, इस दौरान इनके दो सन्स भी आपस में कोलाइड करते हैं और लिटरली दोनों के सन्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। आधे से ज्यादा इनका हिस्सा पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है और हाउ चेन और जो डीमन एम्परर का स्वॉर्ड था ये एक दूसरे के आर पार हो जाता है। और अगले पल हमें यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ दिखाया जाता है कि दोनों के सन्स एक साथ कोलैप्स कर जाते हैं और यहाँ सब कुछ जैसे पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और डीमन एम्परर और हाउ चेन दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हुए थे। तब हाउ चेन अपने स्वॉर्ड को तान के खड़ा था, डीमन एम्परर भी सही सलामत दिख रहा था और यहाँ मौजूद हर एक शख्स कंफ्यूज था। यहाँ पे हमें डीमन एम्परर की बेटी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। फिर हमें यहाँ पर हाउ चेन की मदर और उसके बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग भी बुरी तरीके से कंफ्यूज थे कि आखिर यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या। सबके सब ऊपर हाउ चेन की तरफ देखे जा रहे थे। सेम यहाँ पर डीमंस का भी था। अब तभी हमें सहर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ अनईज सा फील करती है, उसे हाउ चेन की काफी ज्यादा फिक्र होती है और तभी हम डीमन एम्परर के हाथ को देखते हैं। जैसे ही वो अपनी मुट्ठी को खोलता है तो उसके ऊपर एक कट लग चुका था और उसका डिमोनिक ब्लड उसे बाहर निकल रहा था, जिसे देखकर डीमन एम्परर कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बैटल का अंत ऐसे होगा। और तभी यहाँ हम देखते हैं कि डीमन एम्परर का जो स्वॉर्ड था वो बीच से टूट जाता है, उसका ब्रोकन स्वॉर्ड का पीस जमीन पे गिरने लगता है, जो देखकर यहाँ उसकी बेटी की आंखें बिल्कुल ठहर जाती है। उसे यकीन नहीं होता और जितने भी यहाँ डीमंस थे वो लोग कहने लगता है कि हिज मैजेस्टी ये क्या है, ऐसा नहीं हो सकता, डीमन गॉड एम्परर नहीं, हमारे डीमन गॉड एम्परर हार नहीं सकते। तभी हम देखते हैं कि दूसरा बंदा कहता है कि नहीं वो हार चुके हैं। यहाँ पे सारे के सारे डीमन शॉक्ड थे, वो सब के सब घुटनों के बल आ जाते हैं और यहाँ पर हम रेड ब्लड डीमन को भी देखते हैं। वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे डीमन एम्परर कैसे हार सकते हैं, वो भी एक ह्यूमन से, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हमारे ग्रेटेस्ट डीमन एम्परर है ना, कैसे कैसे ये मुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे जो डिमोनिक रेस के यहाँ पे लोग थे ना, उनके ऊपर एक अलग ही मातम छा चुका था। वो सबके सब अपना सिर पकड़ के घुटनों के बल हताश होकर बैठ जाते हैं। इनके ऊपर एक अलग ही मातम छा चुका था। लेकिन वहीं दूसरा पलड़ा यानी कि ह्यूमैनिटी की तरफ के जितने भी लोग थे वो सभी जोश के साथ चिल्लाते हुए कहते कि फाइनली हम जीत गए, हमने फाइनली डीमन गॉड एम्परर को हरा ही दिया, ह्यूमैनिटी जीत गई, डीमन रेस का खात्मा हुआ, 6000 सालों का इंतजार फाइनली आज रंग लाया। यहाँ पे हम देखते कि इनकी जीत के नारे चारों ओर लगने लगते हैं कि ह्यूमैनिटी जीत ही चुकी है और पूरा का पूरा जो ये ड्रैगन पास का एरिया था चारों तरफ बस यहाँ ह्यूमैनिटी विंस के नारे ही सुनाई दे रहे थे और पूरा जगह यहाँ गूंज उठता है। तभी हम सहर को देखते हैं जो कि हाउ चेन की तरफ देखे जा रही थी और तभी हाउ चेन यहाँ पे डीमन एम्परर की तरफ टर्न होता है, जहाँ डीमन एम्परर अपने उस ब्लड को देखते साथ ही अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और तभी कहने लगता है कि भले ही मैं हार गया लेकिन 6000 सालों का ये जो नफरत है ये ऐसे ही मिटने नहीं वाला। अभी वो यहाँ पर अपनी सारी पावर्स को आपस में गैदर करता है और यहाँ डीमन एम्परर के पीछे जो जायंट सा पिलर था उसके अंदर से एक बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकलती है, जो कि यहाँ पर जितने भी डीमन रेस के जो लोग थे ना उनकी जो अंदर क्या जो पेन है उसे जगा देता है, जिसके चलते यहाँ पर सारे के सारे डीमंस जैसे ये इस ऑरा को फील करते हैं वो लोग इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं और उनकी बॉडी हवा में फ्लोट करते हुए काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। और डीमन एम्परर कहता है इससे पहले कि हम पूरी तरीके से अपने एग्जिस्टेंस को खो दें, मैं एक बार पूरे दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि वो दर्द जो कि डीमन रेस के लोग अब तक अपने दिलों में छुपाते आए हैं वो क्या है, हमारी वो चीख, हमारा वो रोना धोना जैसे कि आज तक किसी कान ने नहीं सुना, आज उस दर्द को हर कोई सुनेगा जैसे कि बरसों पहले भुला दिया गया है। तभी हम देखते कि आसपास के जितने पिलर थे ना उनमें भी एक एक करके यहाँ पे पोर्टल बनने लगते हैं और सबके सब यहाँ उसके पास आके गैदर हो जाते हैं और एक एक करके उन पोर्टल्स के जरिए से उसके अंदर समाने लगते हैं और तभी यहाँ पर कुछ घोंसली क्रिएचर्स उस पोर्टल से बाहर निकलने लगते हैं। इस दौरान सारे के सारे पिलर्स के साथ बिल्कुल यही सीन चल रहा था। फिर सारे के सारे डीमंस एक साथ कहने लगते हैं कि डिमोनिक रेस कभी नहीं हार सकता। तभी उन सारे पिलर से एक टेरिफाइंग फोर्स यहाँ पे बाहर निकलता है जो कि यहाँ पर जितने ह्यूमंस थे उन सभी को वापस से सप्रेस करने लगता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो हाउ चेन के टीममेट्स थे ना उनको भी अब इससे रेजिस्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और धीरे धीरे करके सारे के सारे पिलर्स यहाँ जमीन की ओर बढ़ने लगते हैं और साथ ही हाउ चेन जब ये नजारा देखता है, इनके दर्द को वो फील करता है तो वो भी हैरान हो जाता है। इस दौरान सारे के सारे डीमंस कहने लगते हैं कि हमारे उस दर्द को जैसा कि भुला दिया गया है, हम कभी भी हमारे इससे रेजिस्टेंट और हमारे होमलैंड को इसे भुलाने नहीं देंगे। यहाँ पे जैसे जैसे ये लोग चीखते हैं वैसे वैसे करके हम देखते हैं कि इनकी ऑरा एक क्लाउडी शेप लेने लगती है जो कि पूरी तरीके से डेथ ऑरा से फील्ड थी। अब यहाँ इनकी आवाज को सुनकर हाउ चेन डीमन एम्परर फेंग शू से कहने लगता है कि डीमन गॉड एम्परर क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि आखिर मैंने तुम्हें डिफीट कैसे किया। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाता और कहने लगता है कि अभी जिस हिम्मत के साथ मैंने तुम पर हमला किया वो जो पावर जो थी वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के पावर
ऑफ प्रोटेक्शन नहीं था, बल्कि 6000 सालों से जो विल जो ह्यूमैनिटी कैरी करती हुई आ रही है, ये उस विल की भी ताकत थी जिसके दम पर मैंने तुम्हें आज हराया है। एक ऐसा विल जो कि दूसरी दुनिया के रेस से बिलोंग करता है, जो कि अपने दम पर ही फाइट करती हुई आ रही है और कोई भी इस इम्पेंडिंग डिस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकता। लेकिन ये जो मेमोरीज और ये जो पावर है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए पास डाउन होता रहेगा। और जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ का गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन है, ये असल में उन लोगों के होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसी के साथ यहाँ पे गाइज हमें डीमन एम्पर फेंगशू उसके दोनों भाइयों के साथ दिखाया जाता है, जो कि वो सारा नजारा देख रहा था और ये उसी के अल्फाज है कि चाहे जो हो जाए, हमारा ये फॉर्मेशन हमारे इस होमलैंड को प्रोटेक्ट करके रहेगा। तभी हम देखते हैं कि एक एक करके वो जो बड़े बड़े पिलर्स थे ना, वो यहाँ होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर तेज तनातन गिरने लगते हैं, जिससे चारों तरफ एक्सप्लोजन्स होने लगता है और लोगों में अफरा तफरी मच चुकी थी। तभी यहाँ पे हम हाउचन को देखते हैं, जो कि तेजी से हवा में फ्लाई करते हुए उस डीमन पिलर के काफी करीब पहुंच चुका है, यानी कि वो जो मेन पिलर था। तभी वो कहने लगता है कि भले ही तुम सभी लोग अपने नफरत के चक्कर में इस याद को भूल चुके हो, इस मेमोरी को पूरी तरीके से भुला चुके हो, लेकिन डीमन एम्पर मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक वक्त था जब तुम खुद भी डेस्परेटली इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और इस बात को मैं डीप डाउन बहुत ही अच्छे से समझ चुका हूँ और बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हाउचन ये बात कहता है ना, तो डीमन एम्पर फेंगशू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो मन में कहने लगता है कि आखिर इसे कैसे पता। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो ब्लडी क्लाउड था ना, जिसके अंदर से वो सारे के सारे जो डिमोनिक क्रिएचर्स बाहर आ रहे थे, जो कि असल में इन लोगों का दर्द था, यहाँ पे हाउचन उन सभी को निपटाते हुए आगे बढ़ता है। हाउचन बस इतना ही कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो। जिसके साथ ही हाउचन का यहाँ पे वो ड्रैगन बाहर आता है और वो आते साथ ही उसके लिए हर एक रास्ते को क्लियर करता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड थे। जिसके बाद हाउचन तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि हर सवेरे से पहले एक काली अंधेरी रात जरूर आती है, और क्या ये अंधेरा, क्या ये काली रात ही हमारा अंत है? नहीं। इसी के साथ हाउचन ठीक ठाक हाइट पे पहुंच जाता है और यहाँ अपनी स्वॉर्ड को वो हवा में चलाता है, जिसके बाद वो उसे ऊपर करता है और यहाँ आसपास की जो घोंसली वेव्स थी वो उसे घेरने लगती है। इस दौरान सारे के सारे जो घोंसले क्रिएचर्स थे वो हाउचन के ऊपर हमला करने चाहते हैं, और तभी आसपास के जो बड़े बड़े पिलर्स थे ना, वो अब एक साथ बिल्कुल सेंटर की ओर पॉइंट आउट हो जाते हैं, जो देखकर चेरी, लिंसन और जो सीमा से आने हैं, ये लोग भी शॉक्ड थे। और तभी चेरी बताती है कि जरा ऊपर देखो, ये क्या हो रहा है, ये तो हमारा कैप्टन है। इस दौरान जितने भी सिविलियंस थे जो कि अपनी जान बचा के भाग रहे थे, लेकिन इनके ऊपर बड़े बड़े मीटियोर से हमला हो रहे थे, जिसके चलते लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से पैनिक कर जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और यहाँ पे हम एक बच्ची और उसकी मदर को देखते हैं, जो कि डर के मारे वहीं पे बैठ जाते हैं। लेकिन हाउचन यहाँ हर एक जान से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम सभी के उस दर्द को, उस चीख को सुन सकता हूँ, उसे फील कर सकता हूँ। तभी वो लेडी जैसी ऊपर की ओर देखती है तो एक जायंट सा मीटियोर लिटरली बिल्कुल इनके ऊपर चार्ज कर चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेन पिलर था ना, वो ऑलमोस्ट जमीन पे कोलैप्स करने वाला था, लेकिन जब लोग भाग रहे थे अचानक से सभी को एक उम्मीद की रोशनी नजर आती है। सभी दौड़ना छोड़ देते हैं और जैसे ही पलट के देखते हैं तो यहाँ इन्हें एक काफी ब्राइट लाइट एमिट होता हुआ नजर आता है, जो देखकर सब के सब अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठा लेते हैं। और तभी हाउचन कहने लगता है कि लेकिन तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काली अंधेरी रात के बाद फाइनली वो वक्त आ चुका है जब अंधेरे को चीरते हुए एक नया सवेरा होगा। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से सारे के सारे लोग अपनी स्वॉर्ड को हवा में राइज करते हैं। उसके बाद हाउचन, जो कि अपनी स्वॉर्ड से काफी ब्राइट लाइट को एमिट करता है और कहने लगता है कि हाँ, सूरज के निकलने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ एक ब्राइट लाइट छा जाती है, और अब इसके आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगा। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है। मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए ड्यूरेशन थोड़ी तुम्हें शॉर्ट दिख रही है, बट इसके नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें वो फाइनल मोमेंट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर डीमन एम्परर मरा है या नहीं, और अब आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।